हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आइसो कॉस्ट लाइन यानी कि सम लागत रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जैसे आपने बजट रेखा पढ़ा हुआ है, तो आप बजट रेखा में क्या करते थे, बजट लाइन जो होती थी वहाँ पर आप देखते थे कि कितने हम गुड्स ले रहे हैं और उन गुड्स को जो है हम कितने कितने बजट के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ दैट हमारी 100 रुपीज़ इनकम है, तो 100 रुपीज़ इनकम और गुड्स एक्स का प्राइस 5 है और गुड्स वाई का प्राइस 5 है, तो इस 100 रुपये में हम इन दोनों गुड्स की कितनी कितनी पॉसिबल यूनिट्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली बजट लाइन बताती थी, है ना, बजट रेखा। उसी तरीके से आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन यानी कि सम लागत रेखा होती है, जो कि बताती है कि अगर आप कुल मिलाकर इतना एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब कि अगर सपोज़ दैट मान लीजिए 100 रुपीज़ की आप जो है खर्च कर रहे हैं और लेबर की आपको वेज देनी है, ठीक है, लेबर की आपको वेजेस देनी है और उसकी वेजेस जो है वो जाती है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये। इसी तरीके से आपने कहा कि आप कैपिटल का भी यूज़ कर रहे हैं यानी कि पूंजी का यूज़ कर रहे हैं और पूंजी को आपको देना होता है ब्याज, ठीक है, या फिर जो उसका परिश्रम है वो आप दे रहे हैं, आप उसे मान लीजिए सपोज़ दैट 20 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है, 20 रुपये दे रहे हैं आप कैपिटल यानी पूंजी के लिए, पूंजी का उपयोग करने के लिए, और लेबर श्रम का उपयोग करने के लिए आप मजदूरी वेजेस दे रहे हैं 10 रुपये। अब इसके हिसाब से आप ये देखेंगे कि मैं कितनी पॉसिबल क्वांटिटीज़ जो है वो इन दोनों गिवन प्राइजेज़ और अपने गिवन एक्सपेंडिचर जो मैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए मैं जितना खर्च करना चाहता हूँ। तो सपोज़ दैट देखिए, मैं आपके सामने एक टेबल बनाकर बताता हूँ, उससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय कितना मैं खर्चा करूँगा। मैं खर्चा करना चाहता हूँ 100 रुपीज़ हर बार, ठीक है, और 100 रुपीज़ से ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब इसके हिसाब से मैं लेबर को कितना प्राइस दे रहा हूँ, LP लिख दिया मैंने उस पर, ठीक है। तो मैंने लेबर के लिए मैंने अभी डिसाइड किया था 10 रुपीज़। तो इसके बाद ऐसे ही मैं देने वाला हूँ प्राइजेज़ ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो मैंने के लिए प्राइस दे दिया कितने रुपए, 20 रुपीज़। तो इसके हिसाब से मैं 10 यूनिट लगाऊंगा इसकी और 0 यूनिट लगाऊंगा इसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने लेबर की 10 यूनिट लगाई तो 10 रुपीज़ की 1 यूनिट है, तो 10 × 10 = 100, तो 100 रुपये मेरे पूरा खर्चा हो गया। और कैपिटल 0 लगा रहा हूँ तो वहाँ 0 आ गया। इसके हिसाब से ऐसे ही मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ और यहाँ पर कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल की पूरी यूनिट लगा दी, तो एक यूनिट 20 की है, तो 5 × 20 = 100, और ये 0 लगाया तो 100 पूरा का पूरा उसका यूज़ हो रहा है। ऐसे ही मैं 4 और 3 यूनिट इसकी ले सकता हूँ, तो 4 यानी 40 और 3 × 20 = 60। इसी तरीके से 2 और 4 भी ली जा सकती हैं। तो ये मैंने पॉसिबल कुछ कॉम्बिनेशंस बना दिए जो कि 100 रुपीज़ खर्च करके मैं इतने यूनिट लेबरों का यूज़ करके, इतने यूनिट कैपिटल का यूज़ करके प्रोडक्शन जो है वो कर सकता हूँ, जो कि मेरी कॉस्ट को दिखाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक डेफिनेशन है, आप उसको लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ, आप सभी लिख लीजिए। देखिए, आइसो कॉस्ट लाइन may be defined as the line, iso cost line may be defined as the line which shows different possible combination of two factors that the producer can afford to buy given his total expenditure to be incurred on these factors and prices of the फैक्टर्स, ठीक है। सेम बात हुई कि लाइन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो कर रही है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, अभी मैं बनाऊंगा लाइन, ठीक है, उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो कर रही है जो गिवन एक्सपेंडिचर लेवल पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन की यूनिट, और इनके प्राइसेस जो फैक्टर्स के प्राइसेस दिए हुए हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, सम लागत रेखा उस रेखा के रूप में परिभाषित की जा सकती है, सम लागत रेखा उस रेखा के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो एक उत्पादक उन साधनों की दी हुई कीमत पर जितना कुल व्यय करना चाहता है उससे
खरीद सकता है, उससे वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है दोनों को, ठीक है, दोनों लेबर्स की। तो इतनी इतनी यूनिट्स को वो लेबर्स की यूनिट को इस तरीके से परचेज़ कर सकता है। अब देखिए इसी टेबल का यूज़ करते हुए मैं अब आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने एक्स एक्सिस और ये ले ली हमने अपनी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं लेबर की यूनिट, तो मैं यहाँ एल से दिखाऊंगा और यहाँ हम दिखा रहे हैं कैपिटल की यूनिट्स, ठीक है बच्चे। अब देखिएगा आप सभी, यहाँ पर हमने लेबर की मैक्सिमम 10 यूनिट्स ली थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और कैपिटल की हमने मैक्सिमम 5 यूनिट ली थी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस इधर उधर हो गया होगा, तो आप ज़रा मैनेज कर लीजिएगा उस चीज़ को। अब आपके पास पता है, और मैक्सिमम इसकी 100 यूनिट्स, तो इसकी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से मिल जाएगा, है ना। देखिए ये रहा पहला कॉम्बिनेशन, आप देखें तो पहले कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम यूनिट ऑफ 100 इसकी हैं, तो इसकी 0 है, और इसकी 0 है तो इसकी 5 यूनिट है। तो ये हो गया ना हमारे लिए, ठीक है, और ये 0 पॉइंट हो गया। तो देख सकते हैं आप, जब लेबर 0 तो कैपिटल 5, और जब कैपिटल 0 तो लेबर 10, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास ये जो है क्या हो जाएगा, हमारे पास लेबर क्या कहते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आइसो कॉस्ट लाइन। और आप देख सकते हैं इस पे हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो किया हुआ है। सपोज दैट ए कॉम्बिनेशन हमने इसे नाम दे दिया, फिर हमने एक कॉम्बिनेशन लिया था 4 and 2 का, ठीक है, तो 4 and 2 ये बी कॉम्बिनेशन नाम दे दिया। फिर हमने एक कॉम्बिनेशन लिया था 3 and 4 का, तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, इसको हमने सी नाम दे दिया। फिर हमने एक कॉम्बिनेशन लिया था डी, ठीक है, जिसमें हमने 0 100 लिया था। तो इन सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है आइसो कॉस्ट लाइन, जिस पर आप दो फैक्टर्स को परचेज कर सकते हैं एट गिवन प्राइजेस ऑफ बोथ फैक्टर्स, ठीक है। दोनों जो साधन हैं उनके दी हुई कीमतों के अनुसार आप दोनों साधनों को कितनी कितनी यूनिट्स को खरीद सकते हैं। अब बात आती है बच्चे कि इसका स्लोप जो होता है, मतलब ढलान कैसा है। तो जब आप बात करते हैं स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है, लिखिए स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन समलागत रेखा का ढलान, ठीक है। तो ये होता है आपके पास कि जो आपने प्राइस लिया किसका, लेबर का, ठीक है, LP अपॉन में KP, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए लेबर का प्राइस, ठीक है, लेबर का प्राइस जो था 10, और ये हो गया आपके पास कैपिटल का प्राइस, यानी कि पूंजी की कीमत, ठीक है, क्लियर बच्चे। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, श्रम की कीमत और पूंजी की कीमत। तो आपके पास लेबर का प्राइस 10 था और कैपिटल का प्राइस 20 था, तो आपके पास इसका स्लोप आ गया 0.5, ठीक है। तो हाफ इसका जो है स्लोप है, इसका मतलब है फ्लैटर है ना। फ्लैटर जब 1 से कम स्लोप होता है तो फ्लैटर होता है ना, चपटा सा ढलान होता है, और आप देख भी सकते हैं चपटा सा बन रहा होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या हमारे पास आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो होती है, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप सभी, अब अगर हम बात करते हैं कि आइसो कॉस्ट लाइन में चेंज कब कब होंगे, ठीक है, तो चेंजेस इन आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए समलागत रेखा में खिसकाव, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास एक आइसो कॉस्ट लाइन है। मैं ग्राफ बना देता हूँ अच्छे से ही, दैट्स इट। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया लेबर और यहाँ हमने दिखा दिया कैपिटल। अब आप बताइए कि आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो आगे की ओर और पीछे की ओर शिफ्ट कैसे होगी। शिफ्ट या चेंज वही बात है ना। यहाँ पर मैं शिफ्ट वर्ड का भी यूज़ कर देता हूँ अभी, शिफ्ट, ठीक है, क्लियर। तो आइसो कॉस्ट लाइन पीछे कब जाएगी,
और आगे कब जाएगी, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है अभी के वक्त में। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे बच्चे। सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं वो बहुत ही नॉर्मली वे में जो है चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए कब ये आगे की ओर जाएगा और कब ये पीछे की ओर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपने लेबर और कैपिटल की कितनी कितनी यूनिट्स को यहाँ पर लिया हुआ है। तो अगर ये आगे की ओर जाता है, इसका मतलब है कि आपने पहले आप इतनी लेबर की यूनिट ले रहे थे, अब आपने इतनी लेबर की यूनिट ले ली, मतलब पहले से ज़्यादा। इसी तरीके से आपने कैपिटल की भी पहले से ज़्यादा यूनिट ले ली। तो अब आप कैपिटल की पहले से ज़्यादा यूनिट कब ले पाएंगे? दो कारण। कौन से कारण? दो कारण। पहला रीज़न तो ये है, आगे और जाने के रीज़न लिख रहा हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, मैं टी लिख रहा हूँ बच्चे, टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपका कुल व्यय है, कुल व्यय आप जो कुल खर्चा कर रहे हैं उसमें आपने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। क्योंकि पहले आप सपोज दैट मान लीजिए 5 और 10 यूनिट मैक्सिमम ले रहे थे क्योंकि आपके पास 100 रुपये का बजट था। अब आपके पास अगर बजट 200 रुपये का हो जाए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा यूनिट ले पाएंगे, 10 और 20 यूनिट ले पाएंगे, है ना। तो आपने डबल यूनिट बढ़ा देंगे। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाता है तो बजट लाइन सॉरी दोस्तों, आइसो कॉस्ट लाइन जो है, जो सम लागत रेखा है, वो आगे की ओर बढ़ जाती है। और दूसरा रीज़न है कि आपके पास अगर कैपिटल और लेबर दोनों का ही प्राइस कम हो जाए तो आप पहले से ज़्यादा यूनिट उनकी परचेज कर पाएंगे। तो लिख लीजिए, देखिए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ फैक्टर्स। ठीक है, दोनों साधनों की कीमत ठीक है, कीमत में कमी। ठीक है, कीमत कम हो जाएगी तो ज़्यादा आप परचेस कर पाएंगे उसकी यूनिट्स को। इसी तरीके से बैकवर्ड शिफ्ट क्या होगी, अब आप समझ ही गए होंगे। पहला रीज़न डिक्रीज इन टी, तो आपका जब टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, ठीक है, कुल व्यय में कमी, तो आपके पास जब कुल व्यय क्या हो जाए? कम हो जाए। और दूसरा रीज़न, जब आपके पास इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के प्राइस, बोथ फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स के प्राइस में बढ़ जाएं। ठीक है, तो लिख लीजिए हिंदी वाले बच्चे, दोनों साधनों की कीमत में वृद्धि, है ना। तो ज़्यादा प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ने पर आपके पास क्या होगा? आप उसकी कम यूनिट ले पाएंगे दोनों की, और जब आप दोनों की कम यूनिट ले पाएंगे तो वो बैकवर्डली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आगे चलिए। अब देखिए, अब आपके पास जो है इसमें शिफ्ट तो हो गया। अब अगर आप रोटेशन की बात करें, ठीक है, रोटेशन यानी कि घुमाव। ठीक है, तो कैसे होगा रोटेशन, ज़रा इसको देख लेते हैं अब हम। तो आपके पास दोबारा से मैं एक आइसो कॉस्ट लाइन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लेबर, यहाँ पर कैपिटल, आइसो कॉस्ट लाइन बना देते हैं हम। दैट्स इज़ माय आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, दैट्स इट। रुक जाइए, मैं इसको और थोड़ा नीचे बना दूँ। दैट्स इट। ठीक है, तो अब आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन में जो है घुमाव जो होगा, यानी कि रोटेशन जो होगा, उसका मतलब है कि या तो ये आपके पास एक पॉइंट से क्या रहे, सेम रहे आपके पास आपकी आइसो कॉस्ट लाइन इस तरीके से, और दूसरे एंड से ये जो है आगे की ओर या पीछे की ओर जो है क्या कर जाए दोस्तों, मूव कर जाए। ठीक है ना, आगे या पीछे की ओर दोनों एंड एक ही एंड से मूव कर जाए इस तरीके से, या तो ये नीचे की ओर चली जाए या तो ये ऊपर की ओर चला जाए। तो ये कब होगा, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ लेबर तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है दोनों सिचुएशन में। तो जब लेबर का प्राइस कांस्टेंट रहे बट कैपिटल जो आपके पास पूंजी है, पूंजी का प्राइस अगर कम हो जाए, ऊपर लिख देता हूँ मैं, अगर प्राइस कैपिटल प्राइस आर डिक्रीज, अगर आपके पास कैपिटल का प्राइस जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए,
पूंजी की कीमत में कमी। तो आप ज़्यादा कर पाएंगे उसको, अगर आप ज़्यादा खरीद पाएंगे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, और नीचे की ओर कब जाएगा, जब कैपिटल प्राइस आर इंक्रीज़, है ना, जब आपका इनका प्राइस जो है वो बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए पूंजी का प्राइस, पूंजी की कीमत में वृद्धि। अगर वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो आप पहले से कम यूनिट खरीद पाएंगे, तो नीचे की ओर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए दूसरा आप लेबर के लिए भी बना सकते हैं, तो लेबर के लिए भी मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। चलिए देखिए, तो ये रहा लेबर और ये रहा आपका कैपिटल। अब हम यहाँ पर दोबारा एक आइसो कॉस्ट लाइन बना देते हैं, और दैट्स इट, ये रही हमारी आइसो कॉस्ट लाइन, दैट्स इट। अब ये आइसो कॉस्ट लाइन या तो आगे की ओर जा सकती है या तो पीछे की ओर भी जा सकती है, इस तरीके से। दैट्स इट। और यहाँ से इस तरीके से, रुक जाइए दोस्तों, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये आगे की ओर जा सकती है या तो पीछे की ओर जा सकती है। अब आपको पता है कि आप लेबर की इतनी यूनिट ले रहे हैं, और अगर आपको ये यूनिट लेनी है या तो कम लेना है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब है लेबर प्राइस जो है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। लेबर प्राइस आर डिक्रीज़, ठीक है। श्रम की कीमत में कमी, ठीक है। कीमत क्या हो गई, कम हो गई, तो आप ज़्यादा परचेज कर पा रहे हैं उसकी यूनिट। और पीछे की ओर कब जा सकता है, जब आपके पास लेबर प्राइस आर इंक्रीज, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप कम यूनिट खरीद पाएंगे। श्रम की कीमत वृद्धि, ठीक है, इसमें कीमत में वृद्धि हो जाए तो। क्लियर दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आएगी किस तरीके से आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन होती है। तो आइसो कॉस्ट लाइन को मैंने पूरा डिटेल में आप सभी को जो है वो पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, थ्रू दी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू दी आइसो कॉस्ट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर मैं आप सभी को इसी तरीके की पूरी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आपको अगर फुल कोर्सेज देखना है, पूरे के कोर्सेज, सारे के सारे वीडियो लेक्चर, सारे चैप्टर्स, तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे और मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, जिससे मैं आप सभी को कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो।